नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम एलसीएम के बारे में सीखने वाले हैं कि एलसीएम होता क्या है, इसे किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसकी कितनी विधियां हैं, किस प्रकार के हमारे पास सवाल आते हैं। इन सभी टॉपिकों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम के लिए हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक, यानी कि इसके लिए हम कह चुके हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा समावर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं का पूरा भाग चला जाए। तो यह होगी एक परिभाषा। इसको समझने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लिए हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं 12 और 16, और हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है अगर इन दोनों का भाग संपूर्ण रूप से जाना चाहिए, यानी कि शेषफल 0 बचना चाहिए। कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसके अंदर हम 12 का भी भाग दे सकते हैं और शेषफल 0 बचता है, और 16 का भी भाग दे सकते हैं, 0 शेषफल जो है 0 बचता है। तो इसके लिए देखिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको करेंगे। अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे? अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वो होगी हमारे पास अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं एक बार इस प्रकार से, यानी कि एलसीएम ये हो गया हमारे पास। अभाज्य संख्याओं के लिए हमने कहा था, मान लीजिए 2 है, 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा, यानी कि एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। दूसरी संख्या है 3 है, जिसमें 1 का भाग जा रहा है और इसके अलावा हमारे पास 3 का भाग जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड है इसके। इसके बाद में अगर 4 की बात करें तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 का भी भाग जा रहा है, यानी कि हमने कहा था कि 1 और स्वयं के अलावा नहीं जाना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको बदलेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन सी संख्या का भाग दें जो पूरा जाए और शेषफल 0 बचे, यानी कि 2 का भाग दिया, 12 छिक 2 छिक 12, और ये गया 8 पे। फिर से हमने 2 पे दिया, इसका मतलब ये आ गया यहाँ पे 3, ये आ गया 4। जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए हम इसको स्टेप को दोहराएंगे। फिर से हमने इसका 2 का दिया, यानी कि यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2। फिर से हमने इसको दिया, फिर यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 1। इसको भी हम पूरी डिटेल से देखेंगे। एक बार हम समझ लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, यानी कि 3 पे गया, फिर से 1 आ गया, यानी कि अब क्या है कि एलसीएम जो है हमारे पास 12 और 16 का वो क्या मिल गया हमारे पास, ये बन गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, यानी कि ये हमारे पास आ चुका है 48। ठीक है, यानी कि ये आ गया 48। 48 एक ऐसी संख्या है जो छोटी से छोटी संख्या है। अगर हम 12 के अंदर भी, यानी कि 12 के अंदर 48 का भाग दें तो पूर्ण रूप से जाता है कितने पे? 4 पे, यानी कि 48, और शेषफल कितना बच गया? 0। अगर इसी प्रकार हम देखें 16 के अंदर 48 का भाग दें तो ये कितने पे जाएगा? 3 पे, यानी कि ये आ गया 18, 1 3 और 1 4, 48। ठीक है, यानी कि ये 3 पे गया, यानी कि 48, और ये देखिए, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जिस पे अगर हम किसी संख्या का भाग देने हैं तो हमारे पास शेषफल नहीं बचना चाहिए। यानी कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम्पल में आते हैं। यानी कि हो सकता है कि एग्जाम में सीधे तौर पर आपको दे दिया जाए कि इसका एलसीएम निकालिए, यानी 2 संख्याएं दे दी या 3 संख्याएं दे दी, उनका सीधा पूछ लिया, या घुमा फिरा के पूछ सकता है। इस प्रकार से यह पूछ सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है जिसमें हम 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस प्रकार से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कुछ हो अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं जिनको भी हम करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, यानी कि कौन कौन सी विधियों से हम एलसीएम को जो ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती जिसको हम कहते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्ती जिसको हमने लैसा कहा है कमाल की पाठशाला के अंदर। एलसीएम जिसके अंदर हम बात करेंगे कौन कौन सी विधियां हैं हमारे पास एलसीएम ज्ञात करने की। तो सबसे पहले विधि है वो है हमारे पास भाग की विधि। ठीक है, यानी कि भाग की विधि एलसीएम ज्ञात करेंगे हम। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, इसी को हम भाग की विधि के अंदर लगाएंगे, और दूसरी जो विधि है उसके अंदर भी इसको हम पुटअप करेंगे। तो पहली विधि है हमारे पास भाग की विधि जिसको हम कहते हैं डिवीजन मेथड, और दूसरी विधि है हमारे पास गुणनखंड विधि जिसको हम वेक्टर मेथड कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों के लिए हम एक समान एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे, तो छोटा नहीं, हम बड़ा एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए। तो हम 4 संख्याएँ लेके चलेंगे जिनका हमें एलसीएम करना है। ठीक है, हम 4 संख्याओं को लेके चल रहे हैं अब। तो देखिए, तो हमें क्या करना है कि हमें मान लीजिए संख्या दी गई है कि आपको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम भाग विधि से करेंगे। जो संख्याएं कौन कौन सी है उनको लिख लेता हूँ मैं एक बार। 16 है, 24 है, 36 है, और एक और चीज़ है हमारे पास वो है 54। यानी कि 4 संख्याएं दी गई है और इनका हमें पूछा गया है एलसीएम, जो कि हम भाग विधि से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं इस प्रकार से, यानी कि डिवीजन मेथड जो कि भाग विधि से करने वाले हैं। हमारे पास जो विधि है वो है भाग विधि, और इसको हम करने वाले हैं अब हल, यानी कि विधि का नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पे जो है भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि से हम इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें जो संख्याएं दी गई है उनको हम इस प्रकार से लिखेंगे।
तो इस प्रकार से लिखेंगे हम इनको और अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको तोड़ेंगे, यानी कि ऐसी संख्याओं का चुनाव करेंगे जिससे कि टूट जाए। ठीक है, अब आपको बस कुछ नहीं करना है, हम इसको टुकड़ों के अंदर तोड़ने वाले हैं। तो अगर कोई सी भी संख्या के अंदर किसी भी संख्या के अंदर भाग जा रहा है, यानी कि अगर 2 का हम भाग देंगे, छोटी छोटी संख्याओं से भाग देना शुरू करेंगे, अगर उन संख्याओं का भाग एक भी संख्या के अंदर जा रहा है तो भी हम देंगे। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी है, वो है 2। तो 2 का क्या इन सभी में भाग जा रहा है, तो आप देखिए 2 के अंदर जा रहा है, 2 के अंदर जा रहा है, यानी कि सबसे पहले हमने इसका भाग दिया 2 के अंदर, तो ये आ गया यहाँ पे 8, ये आ गया 12, ये यानी 36, 36 यानी 2 गुना 18 होता है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है, अब जिस संख्या के अंदर भाग जा रहा है उस संख्या को हम भाग देख के लिख देंगे, और जिस संख्या के अंदर भाग नहीं जा रहा है उसको हम उसी प्रकार से लिख देंगे। किस प्रकार से, देखिए फिर से हम इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया, 8 के अंदर गया 4 पे, 12 के अंदर गया 6 पे, 18 के अंदर गया 9 पे, और 27 के अंदर नहीं जा रहा है तो हम इसको डायरेक्टली 27 ही लिखेंगे, यानी कि जिस संख्या के अंदर संख्या का भाग ना जाए ना तो उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे, वो हमने लिख दिया 27। ठीक है, अब हम फिर से हम देखेंगे क्या इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, यानी कि अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है। तो फिर से हमने देखा तो 2 का जा रहा है 2 पे, फिर यहाँ पे देखा तो 3 आ गया, 9 के अंदर हमारे पास नहीं जा रहा, और इसी प्रकार 27 के अंदर भी नहीं जा रहा है, इसको हमने समान लिख देना है। और फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इसमें 2 का भाग देके देखेंगे क्या जा रहा है, तब तक देंगे जब तक वहाँ पे 1 ना प्राप्त हो। जिस प्रकार से इस संख्या के लिए हमारे पास 1 प्राप्त हो चुका है, लेकिन सभी संख्याओं के लिए ये 1 प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए जितने भी हमारे पास टुकड़े हैं ना, इनके इसके अंदर जो 2 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, तो अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या को देखेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हमारे पास अभाज्य संख्या है वो है 2। अब अगली संख्या कौन सी है हमारे पास, वो है 3। अभाज्य संख्या हम 3 को देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे वाले हैं 3 को, 3 से भाग दिया तो ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे गया 1 पे, यहाँ पे कितना गया 3 पे, और ये गया 9 पे। इसी प्रकार फिर से हमने इसमें 3 का भाग दे दिया, यानी कि 1 पे 1 पे 1 पे, और ये गया 3 पे। फिर से हमने इसमें 3 का भाग दे दिया, और ये गया हमारे पास 1 पे 1 पे 1 पे और 1 पे। तो ये यहाँ तक हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। और अब हमें निकालना था जो LCM 16, 24, 36, 54, यानी कि इन ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी थी। अगर इन सभी संख्याओं का अगर भाग देना तो शेषफल शून्य बचना चाहिए और कंप्लीटली भाग जाना चाहिए सभी संख्याओं का, यानी कि सारी की सारी संख्याओं का भाग भी जाना चाहिए और जो शेषफल है वो भी हमारे पास जो है शून्य बचना चाहिए। यानी कि इसके गुणनखंड देखिए, हमारे पास 2 है, 2 है, फिर से हमारे पास 2 है, फिर से हमारे पास 2 है, यानी कि 4 बार 2 है जो हम लिख चुके हैं। 3 कितनी बार है, 3 बार है। अब आप कर दीजिए इनको आपस में गुणा, बस इतना ही काम करना है, बस आपको इनको आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले जैसे ही हमने इनको आपस में गुणा करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा 432। ठीक है, आपस में गुणा करते ही हमारे पास जो आएगा वो 432 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप बड़े आराम से कर सकते हो। अब आप देखिए, अगर हम 432 के अंदर 16 का भाग दें, यानी कि 432 में हमने कितने का दिया, 16 का, 16 × 48 होता है, यानी कि 16 × 2 = 32 हो गया हमारे पास। शेषफल कितना बच गया, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 और यहाँ से 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास जो है वो शेषफल बच चुका है। तो ये हो गया। अब अगर हम मान लीजिए मैं इसके अंदर और भाग दूंगा, यानी कि 16 इंटू मैंने किया 7 को, तो ये देखिए 7 42 4 और 11 यानी कि 112 हो गया, यानी कि ये गया 7 पे और यहाँ पे आ गया 112, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचा। इसी प्रकार मान लीजिए मैं इसमें 24 का भी भाग दे के देखूँ, 24 का नहीं इसके अंदर नहीं, 432 के अंदर अगर मैं 24 का भाग देता हूँ तो सबसे पहले 1 पे जाता है, 19 बचता है, यहाँ पे बचता है 2, फिर मैं 8 पे दूंगा तो 192 आएगा, जो कि कम्प्लीटली हो रहा है। यानी कि शेषफल जो हमारे पास शून्य ही बच रहा है। आप इससे भी जांच कर सकते हो 36 से 54 से, यानी कि ये एक छोटी से छोटी संख्या ऐसी होगी जिनमें इन चारों का भाग देने पर शेषफल जो है वो शून्य बचेगा, यानी कि शेषफल जो है ना वो शून्य बचेगा, यानी कि भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये तो था हमारे पास भाग मेथड, जिसके द्वारा कर सकते थे। हमने बड़ी संख्या का चुनाव कर लिया जिससे कि हमें स्पष्ट हो कि गुणनखंड किस प्रकार से होता है, सभी हमने देख लिया। अगर हम 2 संख्याओं को करते, 3 संख्याओं को करते, इससे अर्थ है कि हम सबसे बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी कर लिया। तो अब देखिए हमारे पास सबसे पहला मेथड था जो था भाग मेथड, यानी कि भाग विधि। अब दूसरा जो मेथड है वो हम देखने वाले हैं, वो है हमारे पास गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टर मेथड। तो उसको किस प्रकार से करेंगे, ये थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है। जो अगली हमारे पास विधि है ना वो है गुणनखंड विधि, जिसको हम कहेंगे फैक्टर मेथड। और इसमें वही चीज़ करेंगे कि हम वही चीज़ों का चुनाव करेंगे, यानी कि हमारे पास जो है वो एलसीएम उन्हीं का निकालेंगे जो हम पहले
निकाल चुके हैं। यानी कि हम करने वाले हैं 16, 24, अगली हमारे पास संख्या थी 36 और यहाँ थी 54। यानी कि इन चारों संख्याओं का हम फिर से एलसीएम देखेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। अब जो हमारे पास होने वाला है गुणनखंड विधि के द्वारा करने वाले हैं वही चीज़ कि सबसे पहले है हमारे पास 16 के हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। यानी कि 16 को हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। कहने का अर्थ है कि इसको अभाज्य टुकड़ों के रूप में हम तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको हमने तोड़ दिया। यानी कि इतना नया करके हमने इसे छोटा सा कर लिया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ दिया। वो किस रूप में आप तोड़ सकते हो, यानी कि 16 इसमें 2 का भाग दिया 8 पे गया, फिर 2 का भाग दिया 4 पे गया, फिर 2 का भाग दिया 2 पे गया, फिर 2 का भाग दिया 1 पे गया। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 16 के लिए। इसी प्रकार हम अगर 24 के लिए करेंगे, यानी कि 2 पे गया हमारे पास 12 आ गया, फिर से 2 पे गया ये 6 आ गया, फिर से 2 पे गया ये 3 आ गया, फिर से 3 पे गया 1 आ गया। ठीक है, तो यानी कि 24 के जो है वो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 ये हो गए। ठीक है, इसी प्रकार हमें करने हैं 36 के अभाज्य गुणनखंड। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास इसी प्रकार आ जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3। आप करके देख लीजिएगा, बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में है 54 के जो है वो गुणनखंड हमारे पास हो गए। ठीक है, यानी कि 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, इतना काम हो चुका है, वो हमारे पास है गुणनखंडों के रूप में हम इसको बदल चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि अगर गुणनखंडों में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आ रही है। यानी कि हमने जो गुणनखंड किए उनमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हमें प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड है, इनके अंदर हमारे पास संख्या प्राप्त हो रही है वो है 2। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं जो कि हमारे पास हो रही है 2। ठीक है, इसके अंदर भी देखा तो 2 और 1 नेक्स्ट आ गई हमारे पास 3। इसके अंदर भी देखा तो हमारे पास 2 और 3 है, 2 और 3 है, यानी कि 2 और 3 के अलावा कोई और संख्या हमारे पास नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है। अब क्या करेंगे, हम इसको घातांकों के रूप में बदल लेंगे। या तो आप घातांकों के रूप में बदल दीजिए, या जो आपके पास 2 जिस अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 की संख्या सबसे अधिक है उस संख्या को हम उठाएंगे। यानी कि 2 जिसमें सबसे ज़्यादा बार आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि उस संख्या का हम चुनाव करेंगे। और 3 जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बार आएगा उस संख्या का चुनाव करेंगे। किस प्रकार से, एक चीज़ तो हम ये कर सकते हैं, या घातांकों के रूप में बदल सकते हैं। यानी कि अगर मैं 3 की घात 0 कर दूं तो इसका मतलब है 1। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, यानी कि किसी भी संख्या की घात अगर हम 0 रखते हैं तो उसका अर्थ होता है 1। ठीक है, तो अब देखिए मैं फिर से एक काम करने जा रहा हूँ, जो है हमारे पास 16 को घातांकों के रूप में लिखने जा रहा हूँ। या तो आप घातांकों के रूप में लिख लीजिए, या आप चुनाव वो कीजिए कि जिसमें सबसे ज़्यादा बार वो संख्या आ रही है। ठीक है, तो इसको हमें इस प्रकार से कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, सबसे पहले 2 का कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी कि 4 लगा दी हमने घात। और 3 कितनी बार है, वो है हमारे पास 0 बार, यानी कि 1 लगा दी। ठीक है, यानी कि 2 की घात 4 हो गई और 3 की घात हो गई हमारे पास 0। दूसरी है 24 में देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, यानी कि 2 की घात हो गई 3, और गुणा में 3 कितनी बार आ रहा है, वो है 1, 3 की घात हो गई 1। ठीक है, अब देखिए 36 जो है वो कितनी बार आ रहा है, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 2 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है, वो भी आ रहा है हमारे पास 2 बार। ठीक है, अब हमारे पास है 54 कितनी बार आ रहा है। अब देखिए 2 की घात में 1 बार आ रहा है, और 3 की घात में कितनी बार आ रहा है भाई, 3 की घात में आ रहा है ये 3 बार, यानी कि हो गई हमारे पास घातांक। ठीक है, अब हमें जो एलसीएम निकालना था, वो एलसीएम क्या कहा था कि हम यहाँ से उस संख्या का चुनाव करेंगे जिसकी घातांक अधिक हो। यानी कि 2 में इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 2 की घात सबसे अधिक है, तो वो है 16 के अंदर 2 की घात उच्चतम कौन सी है, वो है 2 की घात 4। तो इन चारों के अंदर ऐसी संख्या है, यानी कि 2 की घात 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। और गुणा में अब हमारे पास दूसरा जो गुणनखंड था वो था 3, यानी कि 2 और 3 के अलावा कोई और अभाज्य संख्याएं नहीं प्राप्त हो रही थी। अब हम देखेंगे 3 की उच्चतम घात कितनी है। पहले के अंदर है 0, दूसरे के अंदर है 1, तीसरे के अंदर है 2, और चौथे के अंदर हमारे पास 3, यानी कि इसको हम लिख लेंगे 3 की घात 3, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3, और इसका हमने पहले ही मान निकाला है, वो निकाला है 432। ठीक है, अब आप देखिए कि आप घातांकों के रूप में बदल के कर सकते हो, या आप यहाँ से भी लिख सकते थे डायरेक्ट। यानी कि इसमें देखिए 2 की घात 2 4 बार आ रहा है गुणा के अंदर, तो
तो आप डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं, 2 की 4 बार आ रहा है। हम सभी के अंदर देखते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ से हमने देखे 3 सबसे ज़्यादा बार किस में आ रहा है, वो किस रूप में आ रहा है, बस डायरेक्टली लिख लेते थे। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया। आप चाहे तो इसको घातांक को रूप में भी बदल के लिख सकते हो, यानी कि इससे हमें स्पष्ट हो गया कि कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है। बस आपको दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास ये 4 है तो इन चारों के अंदर तुलना करेंगे। हो सकता था कि हमारे पास इसके अंदर 5 भी होता, तो अगर 5 भी होता तो उसको भी हम लेते अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम भाग की विधि तो देखिए हमने, और ये थी हमारे पास गुणनखंड की विधि। आपको जो उचित लगे उस विधि से आप इनको हल कर सकते हो, यानी कि आपको लगता है कि भाग विधि बढ़िया अच्छी है तो आप उसे करिए, अगर आपको लगता है कि गुणनखंड विधि अच्छी है तो आप इससे करिए। तो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को जिसको हम हल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो एलसीएम के ऊपर। तो सबसे आसान से हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। सबसे पहले हमें दे रखी है 2 संख्याएं और उनका पूछ लिया हमारे पास लेस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग विधि से इसका लघुत्तम समापत्य, और फिर हम देखेंगे इसका गुणनखंड विधि से। तो दोनों विधियों को हम साथ में हल करेंगे और फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन है उनमें हम दोनों विधियों को काम में नहीं लेंगे, एक विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने भाग विधि तो भाग विधि काम में लेने वाले हैं हम भाग विधि। तो हमें निकालना है 14 और 18 का एलसीएम। तो सबसे पहले हमने छोटी से छोटी संख्या हमारे पास है 2, जो अभाज्य संख्या है उनको देखेंगे, यानी कि 2 जिसको हमने किया तो 7 पे गया, यहाँ पे गया 9 पे, ठीक है। इसके बाद में हम इसमें 2 का भाग नहीं दे सकते क्योंकि 7 और 2 दोनों के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है। तो हमने क्या किया, इसमें 3 का देखा, यानी कि 7 में नहीं जाएगा तो 7 को डायरेक्टली इस प्रकार से ही लिख देंगे। 9 के अंदर जा रहा है 3 पे, यानी कि 3 लिख दिया हमारे पास। फिर में देखिए 3 में और करेंगे, 7 में जा रहा है और 3 का करने पर हमारे पास 1 पे जा रहा है, जितने में भाग जाता है वो हम लिख देंगे। फिर से देखिए अब हमारे पास ना तो 4 का जा रहा है 5 का जा रहा है, यानी कि जो 4 है वो भाज्य संख्या 1, लेकिन अभाज्य संख्या के रूप में अब 7 हो जाएगी हमारे पास, जिसके अंदर 1 आ गया 1 आ गया, यानी कि एलसीएम ऑफ 14 और 18 जो हमारे पास हो गया वो हो गया 2 × 3 × 7, और यहाँ से इसका जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा 126, ठीक है। ये तो थी हमारे पास भाग विधि। अब दूसरी जो है वो गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि को भी करके देख लेते हैं भाई। गुणनखंड विधि क्या है हमारे पास, जो गुणनखंड विधि है उसमें हमें सबसे पहले हमें इनको गुणनखंडों के रूप में तोड़ना होगा, यानी 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, ठीक है, आराम से तोड़ दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, दूसरी है हमारे पास 18, यानी इसको लिख सकते हैं हम, यानी कि 18 को हम करेंगे यानी कि 2 × 3 × 3, ठीक है, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास संख्याएं प्राप्त हो रही है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो सबसे पहले संख्या है हमारे पास 2 प्राप्त हो रही है, दूसरी हमारे पास है 7 भी प्राप्त हो रही है, और यहाँ पे हो रही है 3, यानी कि 3 संख्याएं हमारे पास प्राप्त हो रही है, इनके अलावा कोई और अन्य संख्या नहीं मिल रही। तो वही काम जो अधिकतम बार आए, जिस गुणनखंड के अंदर जो अधिकतम बार है उसको हम लिखेंगे, यानी कि एलसीएम जो है वो करेंगे हम। तो सबसे अधिकतम 1 बार आ रहा है, यानी कि दोनों के अंदर भी 1 बार आ रहा है केवल, यानी कि 2 को लिख देंगे। इसके अंदर देखा तो 7 1 बार आ रहा है, इसके अंदर आ भी नहीं रहा है, यानी कि 7 1 बार लिख देंगे। अब देखिए इसके अंदर बच गया 3 जो 2 बार इसके अंदर आ रहा है, यानी यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी कि 3 × 3 कर देंगे। तो इसको करने पर हमारे पास जो एलसीएम है वो आ गया 126, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि वही देखिए वही टुकड़े हमारे पास प्राप्त हुए। आप चाहें कोई सी भी विधि से कर दीजिए, इसका उत्तर जो है समान आएगा। बस गुणनखंड विधि में आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसी चीज़ का। तो अगला जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो कह रहा है हमें कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसके अंदर हम 15, 20 और 30 का पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। यानी कि अगर उस संख्याओं को हम 15 से विभाजित करें तो भी पूर्ण तरीके से हो, 20 से करें तो भी हो, और 30 से करें तो भी हमारे पास पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। यानी कि आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लसाअ निकालेंगे। यानी कि इसको देखते ही हमें पता चल गया कि छोटी से छोटी संख्या, यानी कि छोटी से छोटी संख्या ये था क्वेश्चन हमारे पास। छोटी से छोटी 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो इसका हम लगाने वाले हैं लघुत्तम समापत्ति, वो भी भाग विधि से। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया 15, 20 और 30 को। तो सबसे पहले हमारे पास 2 से जाएगा, यानी कि 2 पे ये बच गया 15, ये बच गया 10 और ये बच गया हमारे पास फिर से 15। फिर इसमें 2 से फिर से जाएगा, यानी कि ये बच गया 15, ये बच गया हमारे पास 5 और ये बच गया 15। अब कितने पे जाएगा, ये जाएगा 3 के ऊपर, यानी कि 3 से हमने इसको भाग देंगे, 3 को देंगे, जब 5 बचेगा यहाँ पे 5 पहले से है और यहाँ से 5 हो जाएगा, यानी कि 5 से फिर से करेंगे तो एक और ये बच गया, यानी कि 15, 20 और 30 का जो एलसीएम है ना, यानी कि एलसीएम जो हमारे पास प्राप्त हो गया 2 × 2 × 3 × 5,
यानी कि इस गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गया है, यानी कि 2 × 3 × 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि इनको आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। तो 60 एक सबसे छोटी संख्या है जिसमें हम 3 का भाग दे सकते हैं, यानी कि 10 का भाग देंगे अगर 60 के अंदर तो जाएगा 6 पे, यानी कि 60 हो गया, ये बच गया 0। इसी प्रकार अगर 20 में अगर 60 का भाग देंगे, यानी कि 60 में अगर 20 का भाग देंगे, ये जाएगा 3 पे, ये हो गया 60। यानी कि फिर से हमने 30 में भी देख लिया तो ये 2 पे गए, यानी कि 60। यानी कि आप देखिए सबसे पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या जो कि है 60, जिसको अगर हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारे पास जो शेषफल है वो शून्य बचता है। और एक और देख लेते हैं सवाल जो कि है कुछ अटपटा सा है, वो क्वेश्चन भी हम इसमें देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चनों को हम जो है वो एक अलग वीडियो में, अगर आप चाहोगे तो हम एक अलग वीडियो में करा देंगे, जिसमें हम जो है कॉम्बिनेशन लेंगे, जिसमें हम सभी लघुत्तम समापवर्तीय, महत्तम समापवर्तीय सभी का मेलजोल करेंगे। अब देखिए अगला जो उदाहरण है वो हमसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है जिसके अंदर हमें 9, 20, 12, 16 और 20 से अगर भाग देना तो हर दशा में हमारे पास शेषफल जो है 3 बचना चाहिए। यानी कि कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यानी कि इसने छोटी से छोटी संख्या पर पूछ ली है। और दूसरा ये कह रहा है कि जो प्रत्येक दशा में शेषफल हमारे पास 3 बचना ही चाहिए, यानी कि ऐसी संख्या हमें बचानी है कि जिसमें प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। सबसे छोटी समझते ही हमने पता चल गया कि हम इसका निकालेंगे लसै, यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम इसका निकालने वाले हैं। और एलसीएम निकालने के बाद हम उस संख्या के अंदर 3 को जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम किसी संख्या का भाग देंगे ना तो जो शेषफल है वो हर दशा में 3 बचेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर एलसीएम के अंदर हम क्या करेंगे, इसका जो है वो भाग कर देंगे। यानी कि सबसे पहले देखिए 9 के अगर हम गुणनखंड करें तो ये होते हैं 3 × 3। फिर से हम 12 के अगर गुणनखंड करेंगे तो वो होंगे 2 × 2 × 3। फिर हम अगर 16 के गुणनखंड करेंगे तो ये होंगे 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, यानी कि 4, 8, 16। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 20 के गुणनखंड करेंगे तो ये होंगे 2, यानी कि आप देखिए 20 के अगर गुणनखंड किए कितने पे गया, 10 पे, फिर से 2 पे गया, 5 पे, 5 पे गया, 1 पे, यानी कि 2 × 2 × 5। ठीक है, ये हो गए हमारे पास गुणनखंड विधि से बड़ी आसानी के साथ। आप चाहो तो जो भाग विधि उसी से भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर देखिए अगर हम इसकी बात करें अभाज्यों की संख्या के लिए तो इसमें आ रहा है 3, इसके अंदर आ रही है 2 और यहाँ पे आ रही है 5, यानी कि इसमें केवल 3 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य संख्याओं के रूप में बन रही है, यानी कि 2 और 3 और 5। और हम ऐसी भाषाओं को चुनाव करेंगे, यानी कि एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसे गुणनखंडों का चुनाव करते हैं जहां पर उन गुणनखंडों की संख्या सबसे अधिक हो। यहाँ पे देखिए 3 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 आ ही नहीं रहा है, यहीं पे नहीं आ रहा है। यानी कि 3 कितनी बार आ रहा है सबसे ज़्यादा, वो है पहले के अंदर, यानी कि 3 जो है वो 2 बार आ रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे 3 हो गया है हमारे पास। अब देखेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, इसके अंदर 2 बार आ रहा है, इसके अंदर देखा तो 4 बार हमारे पास आ रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम जो संख्या है वो 4 बार आ रही है, 2 × 2 × 2। और यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, केवल एक जो है वो 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 हो गया। यानी कि इन सभी को हम कर देंगे मल्टीप्लाई और गुणा करने पर हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 720। ठीक है, ये तो हमारे पास मान आ चुका है। अब प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, यदि अगर इनसे भाग दें तो हर दशा में हमारे पास शेषफल है वो 3 बचना ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शेषफल 3 बचे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या है वो घात करेंगे, यानी कि 720 के अंदर हम अगर 3 को जोड़ दें तो ये आएगा 723, यानी कि हर दशा में हमारे पास शेषफल 3 बचेगा। किस प्रकार से, मान लीजिए मैं 723 के अंदर जो है वो 20 का भाग देने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम 20 का भाग देंगे तो ये जाएगा 3 पे, यानी कि ये हो गया 60। ठीक है, 60 होने पर ये हमारे पास बच गया 12, यानी कि ये आ गया 3। फिर हम इसको देंगे 6 पर, यानी कि ये आ गया 120। आप देखिए यहाँ पे जो शेषफल है हमारे पास 3 बच चुका है, यानी कि 3 जो है हमारे पास शेषफल बच चुका है, ये अभीष्ट शेषफल हमारे पास बच गया है। अगर इसी प्रकार हमने 9 का, 12 का और 16 का भी भाग देते हैं तो हमारे पास अभीष्ट शेषफल 3 बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से कर सकते हो। इसमें देखिए थोड़ी बहुत ये था कि 3 दे दिया गया था, हो सकता है कि आपको यहाँ पे 723 दे दें, ऑप्शन हमारे पास पहला हो। दूसरा ऑप्शन, यानी कि मान लीजिए पहला ऑप्शन हमारे पास 723 हो, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 720 हो, तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास 717 हो और चौथा ऑप्शन हो सकता है हमारे पास
33 हो। तो हो सकता है आपको इन दोनों ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन हो जाए, या आप एलसीएम निकालते ही डायरेक्ट ये कर गए, हो सकता है ये भी कर दो, क्योंकि इसमें क्या है, हमने छोटी से छोटी संख्या पढ़ ली, ये पढ़ लिया, बस हमने ध्यान नहीं दिया कि आगे क्या लिखा गया है। तो हो सकता है कि हम 720 कर दें, या हो सकता है कि हम जल्दबाजी में अगर इसको घटा के 717 कर दें। तो ये चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और क्या हमें करना है। एचसीएफ के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके एक शब्द से ही हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो उच्चतम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखिए जो क्या कहती है हमारे पास परिभाषा जो है हमारे पास, यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी आ गया है। आप देखिए हाईएस्ट मतलब है, इसका मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें भाग पूरी तरीके से इन संख्याओं में चला जाए। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास परिभाषा। अब परिभाषा क्या कहती है, एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें कहा गया है कि आपको एचसीएफ निकालना है, वो 2 संख्याएं हमें देती है, वो है हमारे पास 12 और 16। यानी कि मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हम करेंगे कि 12 और 16 का आपको पूछ लिया एचसीएफ निकालिए। तो हमने क्या कहा है कि बड़ी से बड़ी वो संख्या जिसके अंदर इन दोनों के अंदर पूरा भाग जाए। कहने का अर्थ है कि इन दोनों के अंदर उस बड़ी से बड़ी संख्या का अगर हम भाग दें तो वो जाना चाहिए, यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 4। ठीक है, अब यही हम निकालना सीखेंगे कि जो एचसीएफ किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं 12 के अंदर 4 का भाग दूं तो ये जाएगा 3 पे, यानी कि 12 कम्प्लीटली। अगर मैं 16 के अंदर दूंगा तो 16 के अंदर भी 4 का भाग दूंगा ना तो 4 पे जाएगा, ये हो गया 16। ठीक है, कंप्लीटली। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जिसके अंदर हम भाग दें बड़ी से बड़ी संख्या। यानी कि अगर हम 12 का भी देखते हैं ना तो वो भी 12 के अंदर तो जाता है लेकिन 16 के अंदर नहीं जाता। तो यानी कि ये चीज़ हो गई। अब हम सीखेंगे महत्तम समावर्तक को किस प्रकार से निकालना है। तो ये था कि एचसीएफ क्या होता है, ये समझा है हमने। अब हम सीखेंगे कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं, किस प्रकार से हम एचसीएफ को निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए वही 2 विधियां जो कि हमने लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम निकालने के लिए की थी। सबसे पहले है हमारे पास भाग विधि, यानी कि जिसको हम डिवीजन मेथड भी कहते हैं। ये विधि इसमें कुछ अलग तरीके से काम आएगी, जिसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इसके लिए एक उदाहरण का चयन करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण का चयन करेंगे जिसके अंदर होगी हमारे पास मान लीजिए 3 संख्याएँ। ठीक है, तो हमें दे रखा है 12, 18 और तीसरी संख्या है 24, और हमें पूछ लिया कि एचसीएफ निकालिए भाई। डायरेक्टली क्वेश्चन मान लीजिए आ गया हमारे पास, इसका एचसीएफ निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसको कर लेते हैं इस प्रकार से, चलिए ठीक है ओके। तो सबसे पहले हमें 3 संख्याएं दे दी और हमें पूछ लिया एचसीएफ निकालिए। तो भाग विधि से आपको बड़ा सिंपल है भाग विधि, अगर एक बार आप समझ गए ना तो बड़ी आसानी के साथ सब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम तीनों संख्याओं के अंदर 2 छोटी संख्याओं का चयन करेंगे, यानी कि इसमें 2 छोटी संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो है 12 और एक है 18। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम 2 छोटी संख्याओं का चयन कर लेंगे और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग दे देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं भाग, यानी कि 18 में हम देंगे इस प्रकार से भाग दे दिया, क्योंकि हमने 12 का चयन 2, 12 और 18 दोनों संख्याओं का चयन किया था, यानी कि 2 छोटी संख्याएं जिनका हमने चयन कर लिया और हमने भाग दे दिया है। यानी कि छोटी संख्या से हमने बड़ी संख्या को भाग दे देंगे। तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास, शेषफल। कुछ शेषफल बचने वाला है, यानी कि अब आप देखिए क्या करेंगे हम। यानी कि सबसे पहले ये गया 12 पे गया, यानी कि यहाँ पे शेषफल बचा 6। अब हमें क्या करना है, 6 शेषफल बचते ही हमें उस संख्या का, यानी कि अब हम 6 जो शेषफल बचा है उसमें जिस संख्या के हमने भाग दिया था उसको ले लेंगे। यानी कि इस 12 को शेषफल बचते ही हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि इसको भाग देंगे। तो इसको भाग दिया हमने, ये किया 12 पे, यानी कि यहाँ पे कुछ शेषफल नहीं बचा। ठीक है, यानी कि 6 से अगर 12 को भाग देंगे तो कुछ शेषफल नहीं बचा। अब जो 6 था इसका हम फिर से जो तीसरी संख्या बच गई हमारे पास उससे भाग देंगे, यानी कि 6 का हम 24 के अंदर भाग देने वाले हैं, यानी कि 6 चौक 24, और ये गया पूरा। यानी कि 6 का अगर हम 12 के अंदर भाग दें तो भी जा रहा है, 6 के अंदर 24 के अंदर भाग दिया तो भी जा रहा है, और 6 का अगर हम 18 के अंदर भाग भी दें, यानी कि 6 का अगर हम 18 के अंदर भाग देंगे, यानी कि ये भी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास एचसीएफ है ना, एचसीएफ जो हमारे पास आ चुका है 6, यानी कि हमारे पास 12, 18 और 24 का जो एचसीएफ है वो आ चुका है 6। यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से निकालना है। ठीक है, अब एक और संख्या ले लेते हैं हम, कुछ अलग प्रकार की संख्या लेंगे इस बार। ठीक है, यानी कि अलग प्रकार का एग्जाम्पल करेंगे हम। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हम करेंगे 2 संख्याओं के लिए, और वो संख्या भी हम अलग से लेंगे। यानी कि आपको पूछा है 18 और दूसरी संख्या हमारे पास है 28।
और इसका पूछ लिया HCF, यानी कि आपको महत्तम स्वभाव प्रत्यय पूछ लिया इसका। ठीक है, इसको करेंगे किस प्रकार से, हमारे पास 3 संख्या होती थी तो हम 2 का चुनाव करते थे, लेकिन यहाँ पे 1 है, यानी कि 28 के अंदर हम 18 का भाग देंगे। ठीक है, 18 से भाग देंगे 28 का। तो सबसे पहले देखिए कितने पे जाएगा ये, 18 दूनी 36 हो गया, यानी कि 1 पे जाएगा सबसे पहले 18। यहाँ से शेषफल हमारे पास बच गया कितना, 10। ठीक है, अब जा नहीं रहा है तो अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, 18 से तो भाग दे नहीं सकते क्योंकि 18 जो है वो 10 से क्या है, बड़ी है। तो अब हम 10 में अब क्या करेंगे, फिर से अब यहाँ पे लिख देंगे हम 18, यानी कि इसके अंदर हम इसको भाग दे सकते हैं। कितने पे गया, 1 पे 10, कितना बच गया, 8। तो ये हमारे पास 8 बच गया। अब 8 जो बच चुका है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जिससे हमने भाग दिया था उससे फिर से हम भाग दे देंगे, यानी कि 10 से। कितने पे गया, 8 का 1 पे, यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। अब यहाँ से फिर से भाग दे देंगे इसका, यानी कि इसको उठा के हम इस प्रकार से लेंगे 8 को, यहाँ पे 8 को लिया कितने पे भाग गया, ये क्या 4 पे, 8 कंप्लीटली भाग जा चुका है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 2 का भाग पूरी तरीके से जा चुका है। इसका अर्थ क्या है, इसका जो मैथ है ना, जिसको हमने कहा था कि HCF जो है इसका, HCF है वो हमारे पास कितना हो गया, वो हो गया 2, और ये हमारे पास आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो थी भाग विधि। अब दूसरी विधि हम देखने वाले हैं जो कि है हमारे पास गुणनखंड विधि। अब हमारे पास दूसरी जो विधि है वो है गुणनखंड विधि, जिसके हम द्वारा क्या करेंगे, इसमें गुणनखंड के अंदर इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम इसको तोड़ेंगे और अभाज्य संख्याओं से हम उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनखंड लेंगे। यानी कि कहने का अर्थ है कि उस संख्या को चुनाव करेंगे जिसमें हमारे पास उभयनिष्ठ संख्याएं हो। तो वही चीज़ जो कि हमने निकाला था, यानी कि सबसे पहले हमारे पास उदाहरण था जिसके अंदर हमने HCF निकाला था, वो निकाला था हमने 12, 18 और 24 का। ठीक है, इन सभी का हमने निकाला था HCF, और वो चीज़ हमारे पास ज्ञात था कि हमारे पास पता था, हमारे पास आया था HCF 6। किस प्रकार से करेंगे, गुणनखंड विधि में अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहेंगे जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न जाए। जैसे कि 2 की अभाज्य गुणनखंड है, इसी प्रकार 3 1 और 3 के अलावा नहीं जाता है। इसी प्रकार 5 है जिसके अंदर 1 और 5 के अलावा नहीं जाता है, 4 के अंदर जा रहा है 2 का। इसी प्रकार 6 के अंदर जाता है, लेकिन जो 7 है उसके अंदर नहीं जाता 1 और 7 के अलावा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के गुणनखंडों के रूप में हमें इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो सबसे पहले है 12 को हम तोड़ेंगे, यानी कि इस प्रकार से भी कर सकते हो, पहले 2 पे गया 6, 2 पे गया 3, फिर 3 पे गया 1, यानी कि 2 × 2 × 3। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है 18 को भी अगर इसी प्रकार से हम इसको तोड़ देंगे तो हमारे पास गुणनखंड आएंगे 2 × 3 × 3। ठीक है, फिर हम इसको जोड़ेंगे 24 को हमने जब इसमें तोड़ा तो ये आ गया हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये सभी आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हमने कहा था कि सबसे उभयनिष्ठ संख्या को निकालेंगे। तो उभयनिष्ठ संख्या मतलब कहने का अर्थ है कि इसके अंदर आपको 2 और 3 मिल रहा है, यानी कि अभाज्य संख्याएं एक तो हमारे पास मिल रही है 2 और एक मिल रही है 3। ठीक है, यानी कि HCF किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले HCF निकालेंगे हम 12, 18 और 24 का। तो इसके लिए हम लेंगे उभयनिष्ठ संख्या। तो सबसे पहले हमारे पास 2 है, उसको हम लेने जा रहे हैं। तो 2 को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ से उठाया, यानी कि सबसे पहले 2 को उठा लिया। अब आप देखिए 2 इसके अंदर आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इस कारण इसको नहीं ले सकते। अब हम देखेंगे 3 को, तो 3 को यहाँ से उठा लिया हमने, यहाँ से उठा लिया और यहाँ से भी उठा लिया, यानी कि 2 × 3। अब हम 3 को नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई 3 नहीं है और यहाँ पे केवल एक 3 है, लेकिन इसमें भी नहीं है। यानी कि उभयनिष्ठ क्या क्या मिल रहा है हमारे पास, एक तो जो 2 है वो मिल रहा है जो हमारे पास तीनों में मौजूद है, एक जो 3 है वो मिल रहा है जो हमारे पास तीनों में मौजूद है। यानी कि ये हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो कि आ गया 6, जो कि है मैथ्स है। तो ये है हमारे पास गुणनखंड विधि। पहली थी हमारे पास भाग विधि और दूसरी है गुणनखंड विधि। अगला जो उदाहरण हमने लिया था उसी को भी करके देख लेते हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो था हमारे पास क्या, 18 और 28। यानी कि एक तो था हमारे पास 18 और एक था 18 हमारे पास था और ये था 28, जिसका हमें निकालना था HCF। तो सबसे पहले हम करेंगे 18 के गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 9 पे गया 3, 3 पे गया 3 और 3 पे गया 1। ठीक है, यानी कि 18 के लिए हमारे पास हो गया 2 × 3 × 3। अब हम करेंगे 28 के लिए, 2 पे गया 1 और 4, फिर 2 पे गया यानी कि आ गया 7 और ये 7 पे जाएगा 1, यानी कि यहाँ से 28 के लिए हमारे पास हो गया 2 × 2 × 7। ठीक है, अब हमें निकालना है HCF।
HCF निकालने के लिए हमने कहा था कि उभयनिष्ठ ले लें या सबसे न्यूनतम घात का हम चुनाव करेंगे। या तो आप न्यूनतम घात का चुनाव कर लीजिए या कर लीजिए इसमें सबसे कम यानी कि उभयनिष्ठ संख्या। इसके अंदर 2 आ रही है और इसके अंदर भी 2 आ रही है, यानी कि 2 लिख लिया। इसके अंदर 3 आ रहा है लेकिन यहाँ पे कोई भी 3 नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। 2 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 2 हम ले चुके हैं, यहाँ पे कोई 2 नहीं है, 7 नहीं है। इसका मतलब है कि इसका जो मैस है ना वो हमारे पास हो गया कितना, वो हो गया 2, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से इसके लेस है, हमें मैस है, दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। यानी कि आप भाग विधि से भी कर सकते हो, इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। कहने का अर्थ है कि आपको या तो इस रूप में उभयनिष्ठ लेके कर सकते हो। दूसरा तरीका हमें है कि घातांकों के रूप में लिख दें, 2 की घात 1 और 3 की घात 2। और यहाँ पे कितनी है 28। 28 का मतलब है कि 2 की घात 1 है, 2 है, 3 की घात नहीं है, 7 की घात 1 है, यानी कि न्यूनतम घात को लेंगे। इसके अंदर जो न्यूनतम घात है वो है 2 की घात 1, यानी कि इसके अंदर भी है। अगर हम 7 की घात को लिखेंगे तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 की घात 0 लिख सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि 7 की घात 0 का मतलब है 1, 3 की घात 0 का मतलब है 1। यानी कि 18 और 28 के लिए जो हमारे पास HCF था ना वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। न्यूनतम घात है 2 की घात 1, 3 की घात है 0 हमारे पास, और 7 की घात है 0। यानी कि यहाँ से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास जो मैस है वो आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम जो है वो LCM और HCF आराम से निकाल सकते हैं। एक तो है हमारे पास भाग विधि और दूसरी है गुणनखंड विधि। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसको हम बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। और देख लीजिए और किस प्रकार से संख्याओं के रूप में हमारे पास आ सकते हैं प्रश्न, तो वो भी देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चनों को अभी हल करके देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसके अंदर कहा गया था कि वह सबसे बड़ी लंबाई, यानी कि एक ऐसी लंबाई बतानी है जिससे हम 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर को पूरा नाप सकें। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास एक स्केल है जो कि हमारे पास है 15 सेंटीमीटर का। अगर हमारे पास पूछ लेता कि 30 को नापने के लिए अगर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो बड़ी लंबाई है वो हमारे पास थी 30, यानी कि टुकड़ों के रूप में। अगर हम उसको यानी कि सबसे बड़ी ऐसी लंबाई लेनी है जिससे हम इन तीनों को नापें, जिससे हमारे पास कोई टुकड़ा नहीं बचना चाहिए। जैसे कि अगर 24 मीटर को पूरा नाप पे जा सके जिससे भी लंबाई से, और 32 को भी नाप सकें और 44 को भी नाप सकें, यानी कि इसका मतलब है इसमें हमें निकालना है मैस है। ठीक है, तो मैस है निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली विधि है हमारे पास, एक तो है भाग की विधि और दूसरी है हमारे पास गुणनखंड की विधि। आप चाहें जिस विधि से कर सकते हैं। अगर हम भाग की विधि को लेंगे तो जिसमें हम चुनाव करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमें जो मैस है निकालना है वो कौन कौन सी संख्याओं का निकालना है, वो है 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर। तो इन सभी का हमें निकालना है और उत्तर जो आएगा वो मीटर के अंदर आएगा। तो सबसे पहले अगर हम भाग की विधि की बात करें तो हम इनमें क्या करेंगे, 2 संख्याओं को चुनाव जो कि छोटी होगी, यानी कि 24 और 32 का हमने चुनाव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि इस प्रकार से 24 का भाग दे दिया, यानी कि 1 पर गया 24 और शेषफल हमारे पास बचा 8। ऐसा बचने पर हमने इस संख्या का ले लिया, 24 के अंदर दे देंगे, यानी कि 3 8 24, यानी कि यह बच गया शेषफल 0। तो 1 8 जो है वो ऐसी संख्या आ गई जिसका हम अगर 8 के अंदर किसी के अंदर भाग दें तो भी जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मिल गया। लेकिन अब क्या करेंगे, हम 44 के अंदर भी भाग देंगे 8 का, तो क्या कम्प्लीटली जा रहा है। तो हमारे पास होता है 8 5 40। तो यहाँ से शेषफल बच गया 4, यहाँ से शेषफल बच गया 4। ठीक है, यानी कि यहाँ से तो दोनों के अंदर 8 का भाग जा रहा था, लेकिन यहाँ से शेषफल बच गया 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, शेषफल बचने के बाद हम देंगे 8 के अंदर भाग। तो 8 के अंदर भाग देंगे 4 का, तो 2 पे गया 8 और ये गया कम्प्लीटली। यानी कि 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम तीनों का भाग देंगे तो पूरी रूप से जाएगा। यानी कि 4 मीटर का नाप अगर हम लेंगे तो पूरी तरीके से जाएगा। अगर हम लेते हैं, यानी कि यहाँ से HCF जो है हमारे पास आ चुका है वो है 4 मीटर। ठीक है, ये तो आंसर हमारे पास आ चुका है। मान लीजिए आप यहाँ से क्या करते कि 8 मीटर ले लेते, यानी कि यहाँ से आप यानी 8 मीटर ले लेते। अगर आप 8 मीटर माप ले लेते तो पहली और दूसरी जो है वो पूरा माप हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो 8 मीटर है वो 40 मीटर तक नापने के बाद हमारे पास शेष बच जाता 4, यानी कि पूरा नापना है हमें इसको, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। यानी कि इसका जो सही परिमाण है ना वो है 4 मीटर। ठीक है, अब हम इसको गुणनखंडों के रूप में भी करके देख लेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ संख्याएं जो हमें प्राप्त होनी चाहिए गुणनखंडों के रूप में। यानी कि एक तो हमें 24 के एवज गुणनखंडों के रूप में बदलना है, फिर हमें बदलना है 32 को, फिर हमें बदलना है 44 को।
यानी कि इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बदल लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम इसको टुकड़ों में तोड़ चुके हैं। अब हम लेंगे उभयनिष्ठ संख्याओं को, यानी कि अब उभयनिष्ठ संख्याओं को सबसे पहले हमने 2 का चुनाव कर लिया, फिर से हमने कर लिया 2 का चुनाव। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो कम बच रहे हैं, यानी कि 2 और 3 मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यानी कि अगर इसको घातांकों के रूप में लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 2 की घात 3 और 3 की घात 1 यहाँ से लिखेंगे। यहाँ पे हो गया 2 की घात 5, 3 की घात 0 और यहाँ पे 11 की घात 0 और 11 की घात 0। और यहाँ से अगर करेंगे 2 की घात 2, 11 की घात 1 और 3 की घात 0, यानी कि जो हमारे पास HCF है ना वो आ गया हमारे पास 2 की घात 2, यानी यहाँ से तो आ गया 2 × 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 3 की घात 0 और 11 की घात 0। कहने का अर्थ है कि जो हमारे पास HCF है वो आ गया 4 और ये आ गया मीटर के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सवाल। यानी कि भिन्न के बारे में पहले सीखते हैं हम कि भिन्न किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में ही हम पता लगाएंगे कि आखिर वो है वो हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो ठीक है, भिन्न को लिखते हैं हम, भिन्न को लिखते हैं किस प्रकार से, a/b के रूप में। ठीक है, यानी कि भिन्न को हमें लिखते हैं a/b के रूप में। अब a क्या चीज़ है और b क्या चीज़ है उसको हम देखेंगे, यानी कि इसको आपको सीखना ज़रूरी है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इस भाग को हम क्या कहते हैं, यानी कि ये जो भाग है वो है हमारे पास अंश का भाग, यानी कि इस भाग को हम कहते हैं अंश। बड़ी ध्यान से देखिएगा कि किस भाग को हम क्या कहते हैं। तो ये जो ऊपर का भाग है a, इसको हम कहते हैं अंश, और ये जो नीचे का भाग है b, इसको हम कहते हैं हर। यानी कि भिन्न को कहते हैं अंश बटा हर, यानी कि इस रूप में हम इसको लेते हैं। यानी कि जिस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे वहाँ केवल ये कहेंगे कि हमारे पास दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास भिन्न दे रखी है प्रश्न के अंदर, वो भिन्न के अंदर अंश इतना है और हर इतना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऊपर के भाग है, यानी कि ऊपर की जो भाग यानी कि संख्या है हमारे पास a, इसको तो कहेंगे अंश, और नीचे के भाग यानी कि b को हम कहेंगे हर, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 बटे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए अगर मैं लिखूं यानी कि 6/7, तो 6/7 में क्या है, 6 है वो हमारे पास है अंश और 7 है वो हमारे पास क्या है, हर। यानी कि यहाँ पे जो है 6 बता रहा है कि अंश की संख्या है और 7 बता रहा है कि हर की संख्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंश किसे कहते हैं हम और हर किसे कहेंगे, जिससे ही हम भिन्न के अंदर से लेस है यानी कि एलसीएम और मैस सभी निकाल सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर सूत्र, यानी कि देखिए ये तो इतनी बात हो गई कि हम भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमें भिन्नों का निकालना हो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास है यानी कि भिन्नों का एलसीएम। अगर हमारे पास जो लेस है निकालना हो, अगर भिन्न से रिलेटेड हमें अगर लेस है निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके बारे में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है भिन्नों का लेस है निकालना, उसके बारे में देखेंगे। लेस है किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है कि सबसे पहले हम यहाँ पे अगर लेस है निकालना है, आप चीज़ याद करिएगा कि हमें एलसीएम निकालना है यानी कि लेस है निकालना है लघुत्तम समापत्ति, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंशों का लेस है यानी कि एलसीएम, बटे में हम कर देंगे हरों का मैस है, हरों का मैस है यानी कि महत्तम समापत्ति कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हो गया HCF और यहाँ पे हो गया एलसीएम। वो किसका, यानी कि अंशों का हम एलसीएम निकालेंगे और इसमें हरों का महत्तम समापत्ति का भाग दे देंगे, जिससे कि हमारे पास भिन्नों का जो है वो एलसीएम है वो ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें अगर भिन्नों का जो निकालना हो, यानी कि भिन्नों का अब हमारे पास जो एलसीएम निकाल लिया, अगर हमें HCF निकालना हो यानी कि क्या करना हो कि भिन्नों का HCF यानी कि महत्तम समापत्ति हमें निकालना है, मैस से निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो फिर से इस सूत्र के अंदर इसी प्रकार का हमारे पास सूत्र होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि अब की बार क्या करेंगे, हम लिखेंगे अंशों का मैस है, अंशों का मैस है यानी कि महत्तम समापत्ति निकालेंगे HCF और बटे में हम कर देंगे हरों का लेस है यानी कि हरों का लघुत्तम समापत्ति यानी कि एलसीएम। ठीक है, इतना काम कर देंगे। बस आपको ये दोनों सूत्र याद रखने हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो ऊपर हम लेंगे एलसीएम, नीचे HCF, और वो किसका, अंश का और हर का। अगर हमें HCF निकालना हो तो ऊपर हम निकालेंगे HCF और बटे में एलसीएम।
यानी कि अगर हमें एलसीएम निकालना हो भिन्नों का तो यहाँ पे क्या होगा, अंश का एलसीएम निकालेंगे हम और हर का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ बटे में हम कर देंगे हर का एलसीएम। ठीक है, इतने स्टेप आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं हमारे एक एग्जाम्पल की तरफ, यानी कि किस प्रकार का हमें एक आ सकता है। ठीक है, तो सूत्र की सहायता से उसको हल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारे लिए ये है कि हमें दे रखा है 5/7 भिन्न के रूप में और 25/42 वो भी है भिन्न के रूप में और 45/56 ये भी है भिन्न के रूप में। और हमें कहा गया है कि का एचसीएफ निकालिए आप, यानी कि मैथ से हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पे है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हमारे पास सूत्र था कि भिन्नों का अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो इसका अर्थ है कि अंश का हम निकालेंगे एचसीएफ और हर का हम निकालेंगे एलसीएम। हर का क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम। तो देखिए अंश क्या चीज़ है हमारे पास, अंश हमारे पास कौन सी संख्याएं हैं। अंश के अंदर हमारे पास आ रहा है 5, 25 और 45 और हर के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, हर यानी कि नीचे की संख्याएं जो आ रही है 7, 42 और 56। ठीक है, अब यानी कि इनका हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, यानी कि अंश का निकालना है एचसीएफ हमें किस प्रकार से निकालते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे कि 5 के जो है या तो आप भाग दे दीजिए, जैसे कि मैं 25 के अंदर भाग दूंगा, यानी कि दो संख्याओं का चुनाव किया और मैंने भाग दे दिया, यानी कि ये भाग दिया 5 पे गया, यानी कि 25 पूरी तरीके से। इसी प्रकार 5 का भाग दूंगा मैं 45 के अंदर 9 पे गया 45 और पूरी तरीके से, यानी कि एचसीएफ हमारे पास क्या हो चुका है, एचसीएफ ऑफ 5, 25 और 45 का जो एचसीएफ है वो हमारे पास आ चुका है 5। अब हम क्या करेंगे, हर का जो है वो एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 7, 42 और 56। तो सबसे पहले 2 पे गया, यानी कि 7, 2, 1, 2 यानी कि ये 4 हो गया और ये 16 मतलब 8। फिर से ये 2 पे जाएगा, यानी कि 7, 21 और 14। फिर से ये 2 पे जाएगा, यानी कि 7, 21 और 7। फिर ये जाएगा 3 पे, यानी कि 7, 7, 7। फिर ये जाएगा 7 पे, यानी कि 1, 1, 1। तो ये हो गया एलसीएम। ठीक है, इसका अब इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर हमें निकालना था भिन्न का एचसीएफ, ये चीज़ देखिए भिन्न का एचसीएफ निकालना था हमें, इसमें लिखेंगे अंश का एचसीएफ जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं, वो हमारे पास आया है 5, यानी कि 5 और इनको गुणा कर लेंगे, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 × 7, 7 चौक 28, चलो बच्ची 2, 14 और 168, यानी कि 168 और ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, यानी कि बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बारीकी से देखना है कि हमें भिन्न में दिया क्या है। यानी कि यहाँ से हमें पूछ गया था कि एचसीएफ, तो इसका मतलब है कि ऊपर एचसीएफ हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा और अंश और हर बटे हर ऐसा ही रहेगा। अगर हमारे पास इस प्रकार से एलसीएम होता, हमें कहा गया था कि इसका एलसीएम निकालो, तो हम क्या करते कि अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ निकालते थे और ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन यानी कि प्रश्न हो जाता। तो इस प्रकार से हम बिनों का लेस है और मैस है निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसका अंतिम टॉपिक है जो कि लघुत्तम समापत्ति महत्तम समापत्ति का है, वो है घंटी और बत्ती से रिलेटेड क्वेश्चनों के अंदर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है घंटियों का, और ये जो बनता है ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें दी गई होगी, यानी कि 2 घंटियों की या 3 घंटियों की या 3 बत्तियों की आपस में तुलना की गई होगी और हमें न्यूनतम समय बताना है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या बतानी है। इसका मतलब है कि हमें इसके अंदर लघुत्तम समापत्ति का उपयोग करना है। जिस प्रकार से देखिए हमें क्या करना है, घंटी और बत्तियों वाले प्रश्न किस प्रकार से होंगे, यानी कि घंटियों बजने के अंतराल सेकंडों में हो सकता है, मिनटों में हो सकता है या घंटों में हो सकता है, वो हमारे पास क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और इसमें यह पूछेगा कि एक घंटी इतने पर बजती है, दूसरी इतने पर और तीसरी इतने पर, और इनका अंतराल हमें दे रखा है, तो आप बताइए कि इतने अंतराल में बजती है और तो कितने, यानी कि एक साथ इस समय बजी थी तो दूसरी किस समय बजेगी, ये हमें निकालना है। यानी कि अंतरालों में हमें केवल लय से ज्ञात करना है, क्योंकि सबसे इसने कहा है कि फिर एक साथ कब बजेगी, यानी कि कम समय पूछा है बाज बजने के लिए। तो इस प्रकार के सवालों को हम क्या करेंगे, इसके लिए एग्जाम्पल को डायरेक्टली एग्जाम्पल को लेंगे और फिर समझेंगे किस प्रकार से।
तो इसको हम करेंगे क्वेश्चन के साथ, घंटियों और बत्तियों वाले प्रश्न को करेंगे हम क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास दी गई है 3 घंटियाँ, 3 घंटियाँ दी गई और बजने का क्रम दिया गया है कि 10 मिनट में, 12 मिनट में और 18 मिनट, यानी कि इतने अंतराल के बाद वो घंटियाँ हैं वो बजनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इतने अंतराल के बाद वह बजती है और फिर से इसी अंतराल के बाद बजती है। इसने कहा गया है कि अंतराल में ये बजती है। फिर ये कह रहा है कि ये प्रातः 10 बजे, यानी कि सुबह के जो 10 बजे है वो एक साथ बजती है, यानी कि सुबह के जब 10 बजते हैं ना तो ये तीनों घंटियाँ एक साथ है बजती है। तो ये पूछ रहा है कि इस अब फिर कब एक साथ बजेगी, यानी कि कब एक साथ बजेगी वो चीज़ बतानी है, यानी कि कब सबसे कम समय, छोटा सा छोटा समय बताना है, जिससे कि 10, 12 और 18 तीनों विभाजित होते हों, यानी कि अगर 10, 12 और 18 का उस संख्या में अगर भाग देना तो उसमें पूरा पूरा जाता हो, कहने का अर्थ ये हो गया। यानी कि इसमें हमें केवल लेस है, यानी कि एलसीएम निकालना होगा, यानी कि एलसीएम वो भी किसका, 10, 12 और 18 का, ठीक है। और वो हमारे पास एलसीएम आएगा मिनट के अंदर, उसको हम घंटों के अंदर चेंज करेंगे और 10 के अंदर जोड़ देंगे, यानी कि जितने घंटे मिनट बनेगी उसके अंदर हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, इस ऑपरेशन को कर देते हैं साइड में, इसका आंसर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं एलसीएम, जिसकी हमारे पास है 2 विधियाँ, यानी कि एक तो है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। भाग विधि के द्वारा करेंगे हम इसको 12 और 18। तो सबसे पहले 2 पे गया यानी कि 5, फिर 6 और ये आ गया 9, ठीक है। फिर हम करेंगे 2 पे गया, ये आ गया 5, ये आ गया 3 और ये आ गया 9। फिर हम इसको 3 पे करेंगे क्योंकि 2 पे जा नहीं रहा, ये आ गया 5, ये आ गया 3 और ये आ गया 3, ठीक है। ये 1 आ गया, 3 आ गया। फिर से हम इसको 3 पे करेंगे यानी कि 5, 1, 1। फिर हम इसको करेंगे 5 पे ऊपर, 1, 1, 1। देखिए जो हमारे पास था एलसीएम 10 का, 12 का और 18 का, वो कुछ इस प्रकार से हमारे पास गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। इस प्रकार का गुणनखंड आ गया, यानी कि 5 को इससे किया ये आ गया 10, इसको किया ये आ गया 20, 20 को फिर से किया 60 और 60 को इससे किया 180, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है 160 मिनट, ठीक है। यानी कि 160 एक ऐसी संख्या आ चुकी है जिसके अंदर हम अगर 10 का भी भाग दें तो भी जाएगा, 12 का दें तो भी जाएगा और 18 का दें तो भी पूरा पूरा जाता है। अब क्या है, ये आ गई हमारे पास मिनटों के अंदर, लेकिन जो ये कह रहा है कि जो घंटी है वो 10 बजे बजती है, इसका मतलब है कि जो घंटी है वो नेक्स्ट कब बजेगी। तो इसका मतलब ये है कि इसको हमें बात करना पड़ेगा घंटों के अंदर चेंज। तो घंटों के अंदर बदलने के लिए हम इसमें 60 का भाग दे देंगे और 60 का भाग देते ही हमारे पास आ गया 3.00 घंटे, यानी कि इतने समय के बाद ये जो है वो बज जाएगी घंटी। अब देखिए ये कह रहा है कि प्रातः के 10 बजे, प्रातः के यानी कि 10 बजे जो है हमारी घंटी बजे थी, और अगर उसमें अगर 3 घंटे और जोड़ दें हम तो ये घंटी बजना दोबारा बजेगी एक साथ। तो देखिए 3 जोड़ दिया, इसका मतलब है कि 11 बज के 1 घंटा हो गया, 12 बजे हमारे पास हो गया दूसरा घंटा, ये हो गए दोपहर के 12, ठीक है। और इसके बाद में आता है 13 यानी कि 1 बजे, और वो कितना का, दोपहर का। अगर हमारे पास 13.00 बजे दिया गया होता तो हम उसको देखते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन के अंदर ये नहीं है और 1 बजे है वो भी दोपहर का, तो इसको हम ध्यान में करेंगे क्योंकि ये देखिए जो हमारे पास समय दिया गया है ना वो प्रातः का है, यानी कि ये जो समय है इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोपहर के 1 बजे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये प्रातः के अंदर है, इसका मतलब है कि दोपहर के अंदर होगा ना कि रात्रि में, ठीक है। यानी कि ये जो है वो पुण्य है 10 बजने के बाद जो छोटा से छोटा समय है वो 1, यानी कि एक ऐसा समय है जहाँ पे वह दोबारा जो वो एक साथ बजेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारे पास 1 बजे, वो भी दोपहर का, ठीक है। यानी कि घंटियों से संबंधित एक प्रश्न हो गया। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं घंटियों से संबंधित। तो अब हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या क्या है, देखिए प्रश्न के अंदर क्या कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर, यानी कि 3 विभिन्न चौराहे हैं, हमारे पास यातायात की बत्तियां लगी है जो कि हमारे पास क्रमशः 12 सेकंड, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है, यानी कि जलती है, ठीक है। यानी कि चौराहे हैं 3, उनके ऊपर जो हमारे पास बत्तियां लगी हुई है उनके बदलने का हमें दिया गया समय, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वो प्रातः 8:20 और 00 सेकंड, यानी कि ये चीज़ सेकंड के अंदर दी गई है, इसका आंसर भी हमारे पास सेकंड के अंदर ही आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, बजे एक साथ बदलती है, एक साथ बदल रही है ये इतने समय पर, यानी कि 8:20 और 00 पे एक साथ बदलती है। तो ये कह रहा है कि तो पुनः कितने बजे ये दोबारा बदलेगी। कहने का अर्थ है कि इसने वह न्यूनतम समय मांगा है जब जो बत्तियां हैं वो एक साथ फिर से बदले। कहने का मतलब है कि एक साथ फिर से वो जो जले,
इसने अब की बार फिर से न्यूनतम समय मांगा है, यानी कि इसके लिए हमें फिर से क्या चीज़ ज्ञात करनी है, वो है हमारे पास LCM, यानी कि लघुत्तम समापत्य जो है हमें ज्ञात करना है। और वो किस किस का, 12 का, यानी कि LCM जो ज्ञात करना है वो करना है 12, 48, 72 और 108 सेकंड का। ठीक है, तो हमें LCM ज्ञात करना है वो इस चीज़ का। ठीक है, इसको अब एक बार हटा देते हैं, हम इसका ज्ञात करते हैं LCM। तो ये हम करेंगे इसको भाग विधि के द्वारा, यानी कि 12, 48, 72 और 108। आप चाहो तो इसको गुणनखंड विधि के द्वारा भी कर सकते हो, तो हम इसको करने वाले हैं भाग विधि के द्वारा हल। तो सबसे पहले देखिए 2 से ये जा रहा है क्यों, क्योंकि ये देखिए 6 बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 24, ये बचेगा 36 और ये बच गया 54। फिर से 2 से जाएगा, यानी कि 3, 12, 18 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 27। अब की बार फिर से ये 2 पे जाएगा क्योंकि और शब्द है, यानी कि ये 3 पे गया, यानी इसमें नहीं जाएगा तो ये इसको 3 का 3, 3 का 3 इसमें नहीं, इसमें जा रहा है, यानी कि 6 बार छिक्का आ गया, इसमें जा रहा है बिल्कुल, इसमें जा रहा है 9 पे आएगा, जाएगा 27। फिर से एक बार फिर से यहाँ पे 2 पे आ जाएगा, देखिए 2, 3, 3, 9 और 27। ठीक है, अब देखिए 3 पे जाएगा क्योंकि 2 से नहीं जा रहा है, अब 1, 1, 3 और 9, 3 से फिर से जाएगा 1, 1, 1 और 3, 3 से फिर से जाएगा, इसका मतलब है 1, 1, 1 और 1। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास LCM जो निकालना है वो उसके गुणनखंड हमारे पास आ चुके हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, 2 × 2 × 2, यानी कि 4 बार हमारे पास है 2 और 3 बार है हमारे पास 3। इनका जब हम गुणा करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 432 और ये आएगा सेकंड के अंदर, क्योंकि ये जब भी सभी चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या है, सेकंड के अंदर है, तो इसका अर्थ है कि ये भी आएगा सेकंड के अंदर। अब हमें जो समय दिया गया था वो मिनटों के अंदर दिया गया था, यानी कि हमें दिया गया था 8 घंटा 20 मिनट और 00 सेकंड। ठीक है, और ये है प्रातः का। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब भाग दे देंगे 432 का अंदर 60 का, तो ये जो है वो मिनट के और सेकंड के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी मैं क्या करने वाला हूँ, 432 भाग 60, अब हम ऐसा करने वाले हैं इसके अंदर। तो इतना करते ही हमारे पास क्या हुआ, ये बन गया 7 मिनट और शेष जो बच गई वो हमारे पास हो गई सेकंड, यानी कि 12 सेकंड। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकंड है रहेगी हमारे पास, यानी कि जब हम इसके अंदर भाग देंगे, देखिए 432 के अंदर हमने इसका भाग दिया 60 का। ठीक है, यानी कि ये गया कितने पे, 7 पे, 420 और पीछे बच गई 12, 12 के अंदर 60 का भाग नहीं जा सकता, इसका मतलब है कि ये बन गई 7 मिनट 12 सेकंड। अब यानी कि 8 घंटे 20 मिनट और 00 सेकंड के अंदर जब हम 7 मिनट और 12 सेकंड को जब दौड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रातः का समय, ये आएगा प्रातः 8:27 और 12 सेकंड, और ये हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। यानी कि इस समय पे वह पुनः एक साथ बदल जाएगी, जितनी भी बत्तियां हैं वो पुनः एक साथ जो है वो दूसरा समय है 8 मिनट 27 सेकंड, नहीं 8:27 और 12 सेकंड पर जो घंटियां हैं वो पुनः बदल जाएगी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, घंटियों और बत्तियों के सवाल में क्या होता है कि हमें न्यूनतम समय पूछता है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या पूछता है, और वह चीज़ होती है जिसमें हम LCM ज्ञात करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से हम बत्तियों और घंटियों के सवाल हल कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम कुछ इसी प्रकार के जो मिक्सचर क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसमें हमारे पास LCM के क्वेश्चन भी होंगे, उसमें हमारे पास HCF के क्वेश्चन भी होंगे, और उसमें हमारे पास बत्तियों से और घंटियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। यानी सभी क्वेश्चनों का मिक्सचर हम लेंगे, और वो भी वह क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों के अंदर परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। अगर आपको कुछ क्वेरी है, यानी कि रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और उसकी हम हेल्प करने की जरूर